जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। वेट खालिद बिन वलीद को इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंग यरमुक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से विदा ले लिया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से यह सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, तो खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान दमश्क जैसी अजीम सिटी को फतह कर चुके थे। यह इतनी बड़ी सिटी थी कि यह आज तक सीरिया शाम की कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की तरफ एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट सिटी तक पहुँचे। ऐसा इसे आज होम्स कहा जाता है। एम्सा कोई आम सिटी नहीं थी। इसकी लंबी लंबी दीवारें और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी, ताकि कोई भी इस सिटी की दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला यह था, जब यह मुसलमान इस सिटी तक पहुँचे तो ये दिसंबर के सख्त सर्दियों का मौसम था और यहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म रेगिस्तान से आए हुए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके। काफी अरसा गुजर जाने के बाद मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके। आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया, अब हम और थक गए हैं, तो वह इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। यह तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। यह देखकर अम्सा के जनरल और आवाम बहुत खुश हुई और कहने लगी, हमें पता था कि यह अरबी इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमला करने का हुक्म दिया, ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सकें, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ही यह फौज अपने किले की तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली, तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दिया। और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन दोनों फौजों ने भी आकर हमला कर दिया, और इस तरह यह सारी फौज खत्म हो गई और इसका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की जबरदस्त प्लानिंग देखकर यही लगता है कि जरूर यह खालिद बिन वलीद का ही मशवरा होगा। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज को लेकर वापस इस सिटी के पास पहुँचे। अम्सा के लोग जो अब तक बहुत खुश हो रहे थे, यह देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी के गेट खोल दिए, अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर की कैपिटल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर अम्सा की तरफ पहुंचा, और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर यह लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं है, और यह क्लियरली लिखा हुआ था कि एम्सा के बाद कोई दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की
सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान लिया। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला यह हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो पहले ही खालिद बिन वलीद के हटने से बहुत स्लो हो चुकी थी, वह अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। अगर इस मैप को देखा जाए तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे पहले अपने सिर्फ 2 साल की खिलाफत में मदीना से दमश्क तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 सालों में मुसलमानों ने दमश्क से सिर्फ इतना आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन यह था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी और वो ऑफर यह थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पता था कि मुसलमान के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वह खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे कोई इस्लाम को फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन 2 बिलियन होने के बावजूद भी मुसलमानों की आज कोई भी हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम हो लेकिन सच्चे मुसलमान हों। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी, तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की तरफ एक लेटर भेजा जिसका काम यह था कि तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो, तो आप सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया कि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले 10 मुसलमानों में से एक थे और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंगे बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को भी कोई शक नहीं था। खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे शाम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सीट एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमश्क का गवर्नर बनाया और अम्र बिन आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर बनाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक जकात और जजिया का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया गया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी गईं। यह सब रोमन एम्पायर की आवाम ने देखा तो वह हैरान हुए
कि ये लोग हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर हैं। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और वो मुसलमानों ने एम्सा के बाद कोई भी सिटी फतह नहीं की, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपनी इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इन सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था।